हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को साइंस पढ़ाऊंगा और आज मैं 10th क्लास के साइंस को आज शुरू करूंगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि साइंस किसे कहते हैं और साइंस की उत्पत्ति कैसे हुई। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं। सबसे पहले साइंस की बात करते हैं तो साइंस की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना, जानकारी, इल्म, यही सब होता है। तो आज अगर साइंस की परिभाषा को देखें तो साइंस की परिभाषा ही है कि अगर हम किसी भी चीज़ से जो जानकारी मिल जाता है उसी को हम लोग साइंस बोलते हैं। दुनिया की किसी भी चीज़ से अगर हमको जानकारी मिल जाए वो साइंस कहलाता है। तो ये बात आपको मालूम हो गया कि साइंस किसे कहते हैं। तो आज हम 10th क्लास का साइंस देखेंगे और जानेंगे कि इसको कैसे पढ़ना है। अगर देखेंगे इसमें तो 10th क्लास के साइंस में तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको मिलेंगे। इसमें तीनों चीज़ आपको इसमें मिक्स मिलेंगे। एनसीईआरटी 10th क्लास के साइंस को देखेंगे तो आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे साइंस से, 10th क्लास के साइंस से, जिससे आपको पढ़ना एकदम आसान हो जाएगा कि इसको पढ़ना कैसे। तो सबसे पहले हम 10th क्लास के विज्ञान में हम केमिस्ट्री को देखेंगे कि केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स हैं और इस चैप्टर्स कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए अच्छा है, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, उसको आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर की बात करते हैं केमिस्ट्री में। तो आपका केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। आज इंट्रोडक्शन क्लास है आपका। केमिस्ट्री के बारे में पूरा बताएंगे कि केमिस्ट्री में कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर पहला चैप्टर की बात की जाए तो पहले चैप्टर्स में है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। अगर इसके बारे में बात किया जाए केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में, तो केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया है क्या? चैप्टर बाय चैप्टर आपको पूरे इंट्रोडक्शन अभी इसमें होगा, सिर्फ ओनली फॉर केमिस्ट्री के बारे में। तो रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया है क्या, थोड़ा सा हर टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद अगले वीडियो में आप लोगों को हर चैप्टर वाइज आपको वीडियो मिलेगा। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में थोड़ा सा हम डिफाइन करते हैं, इसको कहते किसे हैं रासायनिक अभिक्रिया। दुनिया में कोई भी एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से जब अभिक्रिया करता है तो एक अलग नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें कौन कौन से बदलाव आते हैं, क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया होंगे तो हम फास्टली में थोड़ा सा बोल रहे हैं, नहीं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चला जाएगा। तो इसमें अगर रासायनिक अभिक्रिया होगा तो आपको इसमें ताप में परिवर्तन होगा, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, रंग में परिवर्तन हो जाएगा, गैस की उत्पत्ति होगी। ये सभी आपको क्रियाएं देखने को मिलेगा जब रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो अगर रासायनिक अभिक्रिया जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग H2 + Cl2, इसको हम लोग करेंगे बैलेंस करके देखेंगे तो ये बनाता है 2HCl। इसी में हम लोग देखेंगे ये जो पार्ट है जैसे हाइड्रोजन है, आपको क्लोरीन है, दोनों अभिक्रिया करके आपको बना रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये दोनों को हम लोग बोलते हैं अभिकारक बोलते हैं और इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं इसमें रिएक्टेंट। तो एक बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया गया है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले यानी अभिकारक किसे बोलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में आ गया है। वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं।
तो ये सब छोटी छोटी बातों पर भी केयर करना है कि यहाँ से भी बोर्ड आपका कुछ लेता है ऑब्जेक्टिव में। तो ये तो आप अभिकारक और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात हो गया। अगर हम इसके आगे बात करते हैं तो इसी चैप्टर्स में आपको केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में ही आपको इसी में आपको समीकरण के बारे में भी देखना है कि समीकरण है क्या। तो समीकरण की बात करते हैं तो सबसे पहले जो भी तत्व है, जो भी इस अभिक्रिया में भाग लेगा, वो सभी, अगर कोई भी अगर मान लेते हैं कि पदार्थ अगर भाग लेगा तो इसका सिंबल है, सूत्र है, इसी का सही निरूपण ही हमारा क्या कहलाता है, इक्वेशन कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो रासायनिक समीकरण को भी अगर देखेंगे तो इसमें भी होते हैं, दो समीकरण होते हैं, एक होते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन, एक होते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण होते हैं, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण होते हैं। तो उसको भी देखते हैं हम लोग बैलेंस करते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं इसका भी हम लोग नियम देखेंगे। इसके बाद और हम लोग आगे चलते हैं और इसमें देखेंगे हम लोग काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। काइंड्स ऑफ क्या देखेंगे हम लोग, केमिकल रिएक्शन। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कम से कम 7-8 प्रकार, 10 प्रकार तक ले हम लोग जाएंगे कि कितने प्रकार की अभिक्रिया होती है। अगर मेनली देखा जाए अगर रासायनिक अभिक्रिया में, तो आपको मेनली देखा जाए रासायनिक अभिक्रिया में तो आपका हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद हो जाएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद में होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद में होगा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद होगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया है। ये सभी इसी में आपको पढ़ना है, इसी चैप्टर में पढ़ना है। ये इतना चीज पढ़ने के बाद में हम लोग चलेंगे सेकेंड चैप्टर केमिस्ट्री के। इसमें आएगा आपका एसिड बेस एंड साल्ट। क्या आएगा आपका, एसिड बेस एंड साल्ट, एसिड बेस एंड साल्ट। इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं। एसिड बेस और साल्ट क्या है। अम्ल, क्षार और लवण के बारे में हम जानकारी लेते हैं। ठीक है, अम्ल, लवण, क्षार। अम्ल उसको बोलते हैं जो स्वाद में खट्टा होता है। एकदम छोटा सा बात है, इसको याद रखना है। बोर्ड में कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, क्षार का स्वाद कैसा होता है। ठीक है, ये सब भी आपको आ जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिल जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेना है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, क्षार का स्वाद कैसा होता है। ये सब चीज़ के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, अम्ल, लवण और क्षार में। तो सबसे पहले अम्ल की अगर परिभाषा की बात करते हैं तो अम्ल वह विलयन है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्षार क्या करेगा, आपका लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा आपका। इस तरह से आपको देखेंगे और इसके पीएच वैल्यू देखेंगे तो 7 से कम होगा, यही सभी है आपका। फिर आगे चलेंगे हम लोग, इसी में आपको देखना है कि किस चीज़ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। उसके बाद में आपको देखना है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये सभी आपको इसी में देखने को मिलेंगे। और आपको इसमें देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में कि ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण कैसे होता है। ये सभी आपको मेनली आपको एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में हम चलते हैं आगे, तो एक चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री में मेटल और नॉन मेटल। एक चैप्टर आपका आता है मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल की बात करते हैं, वही बच्चे वाला है 6-7 क्लास में जो हम लोग पढ़ते थे मेटल और नॉन मेटल के बारे में, वही है आपका। ठीक है, एकदम छोटा सा बात है कि मेटल और यानी धातु और अधातु किसे कहते हैं, ये मेनली एक चैप्टर है आपका। ठीक है, धातु और अधातु किसे कहते हैं, इसी के बारे में। लेकिन यहाँ तो जब हम लोग 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो 10th क्लास में आपका क्या हो जाता है, थोड़ा सा अच्छा लेवल यहाँ जाता है, पढ़ने को मिलता है। क्योंकि बचपन में हम लोग 2 ही चीज़ पढ़ते हैं कि धातु किसे कहते हैं, जिसमें चमक होता है उसको धातु बोलते हैं, जिसमें चमक नहीं होती है उसको अधातु बोलते हैं। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन हमको यहाँ इसके साथ साथ भी थोड़ा सा अच्छा डिफिनेशन लेना है कि मेटल और नॉन मेटल के बारे में कि किसे अच्छा से डिफाइन करके देखना है। कि इसके बाद में हम लोग को देखना है कि अगर धातु अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सा, यानी कि
कैसा ऑक्साइड बनाती है, अगर धातु ऑक्सीजन के साथ संपर्क करती है तो कैसा ऑक्साइड बनाती है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कैसा क्या करती है, क्षार के साथ अभिक्रिया करती है तो कैसा क्या रिएक्शन होता है, ये सब चीज़ों के बारे में आपको क्या करेगा देखने का आपको इस चैप्टर में मिल जाएगा। उसी के बाद में हम लोग देखेंगे, इसमें देखना है आपको रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन क्या है, उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा भौतिक परिवर्तन क्या है, इसी चैप्टर्स में आपको अच्छे से पढ़ने को मिलेंगे। इसके बाद में हम लोग चलेंगे कार्बन इट्स कंपाउंड, एक चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसका बहुत ही हमारे जीवन में बहुत ही इसका रोल है आपका, कार्बन और इसके यौगिक। अगर हम बात की जाए तो कार्बन और इसके यौगिक में, कार्बन और इसके यौगिक अगर चैप्टर्स की बात की जाए तो हम अगर समझेंगे कि सुबह से लेकर के दैनिक जीवन यानी सुबह से लेकर शाम तक जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं उसमें कार्बन का बहुत इंपॉर्टेंस है, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो बर्तन हो, कोई भी चीज़, हर चीज़ में आपको यानी कि कार्बन का आपको अंश मिलना एकदम जरूरी है। अगर दवा की बात करें, दवा से लेकर करके विस्फोटक पदार्थ तक का भी निर्माण होता है इसमें। जितने भी दवा हम लोग खाते हैं, जैसे वो चाहे वो किसी भी बीमारी का हो या कितनी भी बड़े विस्फोटक चीज़ हो, चाहे वो TNT हो या जो भी आपको इसे विस्फोटक पदार्थ समझिए कि बनाने के लिए भी यानी इसके कार्बन के यौगिकों का इस्तेमाल करते हैं। इसी में हम लोग को देखना है एल्कीन, एल्काइन, एल्केन के बारे में, इसी में हम आप लोग को देखने को मिलेगा कार्बन इस कंपाउंड में। कार्बन इस कंपाउंड में सभी सारी चीज़ें मिलेगी आपको देखने को, कार्बन आपको ये सब, कार्बन और उसके यौगिक, ठीक है। अगर मेनली देखा जाए तो कार्बन यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिले यौगिक को क्या बोलेंगे हम लोग, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। हाइड्रोकार्बन को दो ग्रुप में हम लोग बांट कर देख सकते हैं, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये सभी बताया जाएगा जब आपको एकदम पूरा चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा, तो एकदम पूरा एकदम विस्तार से इसको बताया जाएगा। तो यही सब चीज़ आपको इसमें देखना है। अगर इस आगे वाला चैप्टर में देखते हैं हम लोग, इस चैप्टर में आगे चैप्टर है आपका, नाम है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो इसमें हमको देखना है कि किस तरह से तत्वों का निर्माण हुआ, किस तरह से बना तत्व, इसी के बारे में हम लोग क्या करना है, जानकारी लेना है। किस तरह से कोई भी साइंटिस्ट आए, डुबराना साहब आए या न्यूलैंड साहब आए, किसने अपने तत्वों को किस तरह से उनको अरेंज किया, एक सारणी में बनाए, चार्ट बनाए, उसी सब के बारे में हम लोग इसमें देखें। इसमें हमको चैप्टर में पढ़ना है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। एक और चैप्टर्स का नाम है केमिस्ट्री में, एक और चैप्टर्स की बात करते हैं तो प्राकृतिक संसाधन एवं प्रबंधन, नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात है कि अगर कोई भी चीज़ अगर विज्ञान है तो विज्ञान को इतना हद तक भी आगे नहीं किया जाए कि इंसान को हानि हो जाए। तो इसी को प्रबंध यानी कि जितने भी प्राकृतिक हमको स्रोत है उसको हमको बचाना है। बचाना कैसे है, तो इसके लिए भी समय समय पर इस दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड की बात बोलते हैं, हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई सम्मेलन होते रहता है कि हमको इस धरती को बचाना है। तो वही सब चीज़ के बारे में हमको इसको पढ़ना है। अगर बात की जाए तो अगर वायु प्रदूषण पर भी बहुत सारे रोक लगाए गए हैं, इसी चैप्टर में आपको पढ़ना है। अगर बात की जाए ग्रीन हाउस गैसों की तो उसके बारे में भी रोक लगाया गया है। अगर बात की जाए ओजोन डिप्लीशन की, ओजोन क्षरण की, तो उसके बारे में भी बहुत सारा सम्मेलन हुआ है। तो ये सब चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है इसमें, नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट में। जैसे मान लेते हैं कि यूरोप में ही वायु प्रदूषण को रोकने के लिए यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4 से इस तरह से कार्यक्रम चलाए गए थे। अगर आपसे यूरो 2 की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूरो 2 एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था बोर्ड में कि यूरो 2 संबंधित है किससे, वायु प्रदूषण से संबंधित है, क्योंकि वायु प्रदूषण के लिए ही लगाया गया था। और यूरोप की तरह ही भारत में भी चलाया गया था, भारत स्टेज 1, भारत स्टेज 2, भारत स्टेज 3, भारत स्टेज 4, इस तरह से चलाया गया था कार्यक्रम, ताकि जो भी पर्यावरण में जो भी प्रदूषण हो उसको रोका जा सके। इसलिए इसके बारे में बात करते हैं। और बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो जैसे हमको नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना है, जैसे पेड़ पौधों को काटने से बचाना है, उसका वायुमंडल पर, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसको जानना है, समझना है, उसको जागरूक करना है। इसी सब की चीज़ के बारे में हमको क्या करना है, आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, आपको नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट में। तो ये आपका केमिस्ट्री का पूरा 6 चैप्टर हमको इस केमिस्ट्री पढ़ना है 10th क्लास में, जो ये आपका एकदम पूरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा है पूरे चैप्टर्स का कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। बाकी के आगे अगले वीडियो में
आपका चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 एकदम सीरीज वाइज एकदम विस्तार के साथ आपको देखने को मिलेगा। तो ठीक है, थैंक यू।